उनका लक्ष्य तो एकमात्र है भारत में इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना। जुबेर जो भी काम कर रहा है वो भारत में मुसलमानों को प्रवोक करके आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट होना शुरू हो और बाद में जिहाद के लिए लड़के और लड़कियां लड़ाई शुरू करें इस देश के अंदर, इसी एकमात्र एजेंडा से काम कर रहा है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता अगर घर के बगल में बैठा हुआ पड़ोसी गद्दारी ना कर रहा हो तो। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान हो, ISIS हो, अलकायदा हो, इनको एनेबल कौन कर रहा है भारत के अंदर? आपके साथ बैठे हुए व्यक्ति की अगर नीयत वो जाकिर नाइक के वीडियो रोज सुन रहा हो, उसी के आधार पे प्रवोक हो रहा हो, तो इसमें पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान तो खुद की लंका लगा चुका। जो लड़का जिहादी बन रहा है हो सकता है प्रोपेगेंडा का शिकार होकर बन रहा हो, जो आतंकवादी बन रहा है हो सकता है उसके मदरसे में या उसकी कहीं वीडियो में या उसको किसी में, लेकिन जो बॉलीवुड का कलाकार, जो इस देश का नेता और जो इस देश का पत्रकार मुसलमान डरा हुआ है बोल रहा है, इस हर हत्या का, आतंकवाद का असली जिम्मेदार वही है। एक को मारकर इतना डरा दो कि दूसरा बोले भाई कुछ लिखियो मत, भाई कुछ बोलियो मत, यार पता नहीं कौन आके मार के चला जाए। ये भय उनका एजेंडा है। अब हम डरेंगे तो उनके एजेंडा को सफल करेंगे। पहला एजेंडा है वो है दहशत, आतंक, भय पैदा करना। एक को मारो, 1 लाख को डराओ। जैसे ही आप उस परिवार के पीछे खड़े होते हो, उसको मजबूत करते हो, आर्थिक सहायता देते हो, कानूनी सहायता देते हो, तो जो डराने वाला फैक्टर है वो खत्म हो जाता है। चाहे पीछे ISIS हो, अलकायदा हो, पाकिस्तान हो, कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में कनेक्शन कौन है? कोई लोकल कनेक्शन है, कोई पड़ोसी का कनेक्शन है। और उन्होंने कहा इन सारे आतंकवादियों का केस हम लड़ेंगे, हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। 30 आतंकवादियों का जिनको सजा मिल चुकी है लोगों की हत्या कर के, बम फोड़ के हत्या करने में। कौन लड़ेगा? जमीयत उलेमा हिंद। जमीयत उलेमा हिंद के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? हलाल से आ रहा है। ऐसा असंभव है कि आप ये सोचो कि आपके लिए अलग मापदंड और हमारे लिए अलग मापदंड। ये कभी भी संभव नहीं है। आप हमारे देवी देवताओं की गंदी फोटो बनाएं, उनके भद्दे वीडियो बनाएं, उनके बारे में गंदी बातें बोलें, और आप ये बोले कि आपसे सवाल भी किया जाए तो आप ये बोले मेरे पे हमला हो गया, और दूसरी तरफ आप सर काटने की बात करें, हत्याओं की बात करें। जैशे मोहम्मद नाम रखा संगठन का और बम फोड़े, निर्दोषों की हत्याएं करी, कत्लेआम किया। इसमें इस्लाम का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? और अगर हुआ तो इसके खिलाफ फतवा कहाँ है? अगर हुआ तो इसके खिलाफ आप सड़क पे क्यों नहीं उतरे? क्योंकि इससे बड़ा अपमान मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। मैं कपिल मिश्रा जी के साथ हूं और बहुत ज़्यादा मैं परिचय देने की आवश्यकता नहीं समझता। मूलतः आज मैं इनसे एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनसे बात करने नहीं आया हूं। मैं बात करने जा रहा हूं जो अभी खास करके कन्हैया लाल जी के लिए और बाकी लोगों के लिए जो आपने किया और करते रहे हैं, तो हमारी बातचीत उसी संदर्भ में होगी। सबसे पहला प्रश्न ये है कि चाहे कन्हैया लाल हों, उमेश कोल्हे हों या अनगिनत ऐसे नाम जो अभी लगातार हर सप्ताह में 2-3 मर रहे हैं, किसी का हाथ चॉप कर दिया जा रहा है, तो ये एक प्रक्रिया जो है ये आरंभ हो गई है कि कोई भी मुस्लिम कहीं से भी उठ रहा है और जाके हत्या कर दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये इनके भी हाथों से निकल चुका है? जो ये तीली माचिस मार के आग लगाते थे उनके भी हाथ से ही निकल चुका है गेम? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं अजीत जी। एक तो ग्लोबल इस्लामिक जिहाद का एक स्वरूप है, एक नेचर है। हम शायद अभी हमारी पुलिस व्यवस्थाएं और समाज के तौर पर हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी लड़ाई उसी ग्लोबल इस्लामिक जिहाद से है, जिसकी ये केवल बानगी है। दूसरे देशों में जब भी इन्होंने ये किया है तो ये तो केवल पहले दूसरे स्टेप हैं। ISIS का अगर आप देखें, अलकायदा का देखें, और भारत में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं। दूसरा, ये भारत के जो छोटे छोटे मुसलमानों के कोई मदरसे हो गए, उनके कोई संगठन हो गए या राजनीतिक पार्टियाँ हो गई, उनके तो हाथ से निकल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो जहर फैलाया मुस्लिम युवाओं में, मुस्लिम समाज में, जो उन्होंने आग लगाई, जो झूठ बोला। बॉलीवुड का हर एक वो कलाकार जिसने ये बोला कि मुसलमान डरा हुआ है, वो इस माहौल का जिम्मेदार है। इस हर एक हत्या में उसके हाथ उमेश कोल्हे जी और कन्हैया लाल जी के खून से रंगे हुए हैं। हर एक वो नेता, हर एक वो पत्रकार जो सुबह उठ के बोलता है इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे, वो ये हत्याओं का जिम्मेदार है। लेकिन असली लड़ाई तो ग्लोबल इस्लामिक जिहाद से है। ये सब उसके टूल हैं, उसकी कठपुतलियाँ हैं, और उनके लिए तो ये केवल पहला स्टेप है। रेडिकलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा, उनकी रिक्रूटमेंट उतनी ज़्यादा भारत में शुरू होगी। और हमें ये लगता है, मैंने उदयपुर के मामले में और अमरावती के मामले में अजीत जी ये महसूस किया है कि पुलिस को ये समझ ही नहीं आ रहा कि लड़ाई किससे है। पुलिस राजनीतिक दबाव में कभी मामला छुपा रही है, कभी उसको एक आइसोलेटेड घटना के तौर पर देख रही है। अब जाके NIA ने इन घटनाओं की जाँच शुरू की है। ये सारे टारगेटेड किलिंग है, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इनकी फंडिंग, इनका जो ऑपरेशन है, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, ये सब लोग एक कैंपेन की तरह काम कर रहे हैं। एक तो देखिए कि 2.25 करोड़ जुटा लिए, हमने भी सहायता की और काफ़ी लोगों ने सहायता की, हमारे व्यूअर्स ने दिया,
बाकी जो भी कंसर्न लोग थे जिनको लगा कि नहीं हमें ऐसे समयों पे साथ आना चाहिए। आर्थिक सहायता तो हम हत्या के बाद कर रहे हैं, वो तो एक है कि उसमें सब लोग जागृति आ गई है, लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या विकल्प है समाज के पास? हम लड़ें, हम जागृति लाएं, हम क्या करें कि ये इस स्थिति में ना पहुंचे, क्योंकि ये इतना रैंडम हो गया है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि उसके लिए क्या किया जाए। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे पास इसका कोई समाधान है, लेकिन क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों से क्लोजली मिलता रहा हूँ और इनसे बात भी हो रही है, समाज का वातावरण हम सब लोग देख ही रहे हैं किस दिशा में है, तो ये तो बहुत ही आवश्यक है सबसे पहले कि हम जिसके साथ हिंसा हो जाए उसके पीछे खड़े हों, उसको कमज़ोर ना पड़ने दें, अकेला ना पड़ने दें, क्योंकि जो पहला एजेंडा है वो है दहशत, आतंक, भय पैदा करना। एक को मारो, 1 लाख को डराओ। जैसे ही आप उस परिवार के पीछे खड़े होते हो, उसको मजबूत करते हो, आर्थिक सहायता देते हो, कानूनी सहायता देते हो, तो जो डराने वाला फैक्टर है वो खत्म हो जाता है। उन्होंने वीडियो क्यों बनाया? पूरा समाज डरे, पूरा देश के अंदर डर का वातावरण हो, लोग बोले भाई व्हाट्सएप पे कुछ मत लिखियो, फेसबुक पे कुछ मत लिखियो, आपस में बात मत करना, वो आके मार के चले जाएंगे। तो ये भय से मुक्ति, ये सबसे पहली ज़रूरत है। दूसरी ज़रूरत है, चाहे पीछे ISIS हो, अलकायदा हो, पाकिस्तान हो, कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में कनेक्शन कौन है? कोई लोकल कनेक्शन है, कोई पड़ोसी का कनेक्शन है। ताहिर हुसैन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था, वहीं बीच में रहता था। यहाँ पर रियाज साथ में रोटी खाई, उसके पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार की पैसे से मदद करी। उमेश कोहली ने यूसुफ को पैसा दिया, सहायता दी, सब कुछ किया। तो वो जो लोकल कनेक्शन है उसके प्रति सजगता, अलर्टनेस, इस मानसिकता का व्यवहार, जब जैसे आप कल्पना कीजिए कि कन्हैयालाल जी को तो पता था कि धमकी है, 6 दिन तो दुकान बंद थी, उसके बावजूद भी 2 लोग आते हैं, पूरी वेशभूषा में आते हैं, आके उन्हें घेरते हैं और वो सहजता के साथ उनका काम कर रहे हैं। मन में कोई सवाल का, शक का भाव नहीं है उनके मन के अंदर। ये जो अलर्टनेस है व्यक्ति के तौर पे, समाज के तौर पे, मोहल्ले में, पड़ोस में, और इसके बारे में चिंतन होना, ये बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि अगर हमने ये सोचा कि ये तो इसके साथ तो मैं 16 साल से हूँ, ये क्यों धोखा देगा, लेकिन क्या वो जिहादियों के टच में है? क्या वो उस मानसिकता का हो चुका है? क्या उसके व्हाट्सएप में, उसके फेसबुक में इस प्रकार की बातें होती है? क्या वो आपको झूठे एक्सक्यूजेस के साथ जिहाद के पक्ष में आर्गूमेंट करने लगा है? ये तो थोड़ा मुझे लगता है सोचना बहुत आवश्यक है। तो ये तो एक तरह से आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस की बात है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किसके साथ उठ बैठ रहे हैं। भले 30 सालों से हम जान रहे हैं, 50 सालों से जान रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। हमने नाजिम के केस में देख लिया और यूसुफ के केस में देख लिया कि बेटी की शादी में जा रहा है और इतना पतित आदमी है कि उसके अंतिम यात्रा में वो यूसुफ जो है, रिंकू शर्मा जी के साथ भी, जिसकी पत्नी को कोरोना में रिंकू ने अपना खून दिया, उन्होंने मारा पीठ में खंजर। तो 2 चीज़ें इस पे आती हैं, एक तो आर्थिक बहिष्कार की आती है और एक आता है वही कि हम कहाँ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इतने भी सहज ना हो बल्कि सजग हो जाए थोड़े से। आर्थिक बहिष्कार को लेके आपका क्या मानना है? देखिए, आर्थिक चुनाव करें या बहिष्कार करें? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको एक बात समझनी होगी कि आर्थिक बहिष्कार का एक मॉडल ऑलरेडी चल रहा है जिसको कहते हैं हलाल। हम जब तक इस बारे में नहीं समझ, हलाल क्या है? हलाल इकोनॉमिक बॉयकॉट का मॉडल है, एक्सक्लूजन है। तो वो जब तक हम अभी क्या होता है, हम बात करते हैं, कोई अचानक बोलता है आर्थिक बहिष्कार, तो लोग उस पर सवाल उठाते हैं कैसी बात कर रहे हो। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आर्थिक बहिष्कार का एक मॉडल ऑलरेडी प्रैक्टिस में है और क्रेडिबिलिटी के साथ प्रैक्टिस में, जिसका नाम है हलाल, कि इसने बनाया होगा तो खरीदेंगे, ऐसे बनाया होगा तो खरीदेंगे, इस प्रकार के सामानों का ही लेन देन होगा। तो आर्थिक बहिष्कार चल रहा है, हलाल के नाम पर आर्थिक बहिष्कार चल रहा है। पहले तो ये समझना हमारा जरूरी है। दूसरा, एक चीज़ बहुत आवश्यक है जो मैं कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, कि आपको ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चों के हाथों से कुछ ऐसे अवसर रोजगार के और अर्थव्यवस्था के छीने जा रहे हैं जो आपकी जानकारी में नहीं है। जैसे ओला, उबर और फूड डिलीवरी, बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत अलग से इसके लिए योग्यता तो नहीं चाहिए कि एक के पास होगी दूसरे के पास नहीं होगी। तो इसका मतलब है अगर आप 10 बार ओला उबर ऑर्डर करते हैं या 10 बार आप खाना ऑर्डर करते हैं, तो आपके पास जो उस खाने को देने के लिए आ रहा है या वो जो सर्विस को लेके आ रहा है वो जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए, क्योंकि एक विशेष योग्यता वाला काम नहीं है, साधारण है। तो अगर जनसंख्या का अनुपात 3:7 है, 10 में से 3 और 7 का रेशियो है, तो आपके पास ड्राइवर भी 3 और 7 के हिसाब से आना चाहिए, आपके पास खाना देने वाले भी 3 हो, तब तो ऐसा होगा कि यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं हो रही। लेकिन अगर ये इसका उल्टा है तो इसका मतलब ऑलरेडी इकोनॉमिक बायकॉट हो चुका है।
इसका मतलब ऑलरेडी जिनको वो काम मिलना चाहिए था उनसे वो काम छीना जा चुका है। एसी रिपेयर हो, अपना कार रिपेयर हो, अपना प्लम्बर का काम हो, आपका लकड़ी का काम हो, आपका बाल काटने का काम हो, आपके दर्जी का काम हो, आपका बेकरी का काम हो, फल की सप्लाई का काम हो, सब्जी की सप्लाई का काम हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग तो बात ही कर रहे हैं लेकिन वहाँ हो चुका हो और आप ही के साथ हो चुका हो। क्या इस समाज का जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो समाज की अर्थव्यवस्था की चिंता करते हैं, रोजगार की चिंता करते हैं, इस दिशा में क्या बात हो रही है, क्या संवाद हो रहा है? तो मुझे लगता है इस सब को समझने से पहले कोई भी आके ऐसा नारा दे दे आर्थिक बहिष्कार का, बॉयकॉट का, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, वो फिर विषय की गंभीरता पे नहीं जा रहे। पहले तो सवाल ये उठना चाहिए कि ऑलरेडी ऐसा तो नहीं कि इकोनॉमिक बॉयकॉट हो चुका हो, ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी आपके ही रोजगार छीने जा चुके हो। ये चर्चा होनी ये पहले आवश्यक है। इसके बाद जब इसका सवाल का जवाब अगर मिल गया तो बाकी सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि ये आर्थिक वाले मुद्दे से एक और बात जुड़ी हुई है कि कहीं ना कहीं हम जिस आदमी से फूल पत्ती खरीद रहे हैं, हमें पता नहीं हम किससे ले रहे हैं, पता चलता है उसी के ज़कात का पैसा संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट करवाने में प्रयोग में लाया गया। तो एक तरह से अपनी आत्महत्या का ही हम सामान जो हम रस्सी जो है, अब हो सकता है वो थोड़ी लंबी हो, कुछ दिन के बाद वो काम में आए। तो एक एंगल यह भी तो है कि ज़कात के जरिए जो है, मैं इसको और अच्छे से आपको इसका एग्जांपल देता हूँ इसलिए कि जो एकदम समझ में आ जाए। अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुआ, 56 लोग मारे गए आतंकवादी हमले में, उसकी जांच हुई, उसके कुछ लोग गिरफ्तार हुए और कोर्ट ने सजा दी। कोर्ट ने सजा दी 30 लोगों को। किसने सजा दी? कोर्ट ने, जांच के बाद सजा दी। अब इस 30 लोगों के लिए केस लड़ने के लिए एक संस्था आई सामने, उसका नाम है जमीयत उलेमा हिंद। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा इन सारे आतंकवादियों का केस हम लड़ेंगे, हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। 30 आतंकवादियों का जिनको सजा मिल चुकी है लोगों की हत्या करने के, बम फोड़ के हत्या करने में। कौन लड़ेगा? जमीयत उलेमा हिंद। जमीयत उलेमा हिंद के पास पैसा कहां से आ रहा है? हलाल से आ रहा है। हलाल का पैसा ऑफिशियली जा रहा है उनके पास। तो ये आप कितना सिंपल सा एग्जांपल है। इसका मतलब आप कोई सामान खरीद रहे हो हलाल का, उसका पैसा जमीयत उलेमा हिंद पे गया, जमीयत उलेमा हिंद ने उस पैसे से आतंकवादियों का केस लड़ा। यानी कि लिटरली जो आपको मार रहा है बम फोड़ के, वो उसी पैसे से उसको बचाया जा रहा है जिस पैसे से आपने सामान खरीदा है। ये जो आपने बात बोली वो बिल्कुल एग्जैक्टली कुछ केसेस में ये हो रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम जो भी कोई आर्थिक बहिष्कार की हल्की बात बोलने लग जाए, बिना तैयारी के कुछ ऐसे इस तरह की बातें बोले, लॉजिक ना हो, तथ्य ना हो, पहले आप ये समझो, हम सब समझें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी ये हो चुका है हमारे साथ, एक समाज का अपनी एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो चुकी है और आप ही के पैसों से कहीं आतंकवादियों को बचाने का काम हो रहा है क्या? इसको समझना बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा अलग विषय पे आते हैं, लेकिन वही है, महुआ मोइत्रा ने जो स्टेटमेंट दिया और उसके लीना ने जो वो फिल्म मेकर अपने आप को कहती है, वो क्या है भगवान जाने। उसके बाद क्या हुआ कि पटना में भाजपा के नेता आज सुबह में गए थे एफआईआर करने के लिए। पटना पुलिस ने और पटना के डीएसपी ने दोनों ने मना कर दिया, बोला हम कोई एफआईआर फाइल नहीं करने जा रहे हैं। नूपुर पे केस भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो भी हमने देखा, और नूपुर की गर्दन भी मांगी जा रही। तो इन दोनों में आपको मतलब एक डिफरेंस तो नज़र आ रहा है दोनों का लगभग। अगर आप संदर्भ में भी देखेंगे तो इन दोनों ने ब्लास्फेमी की, नूपुर ने भी की। अगर नूपुर ने नहीं की है, साबित होनी है, हाँ अभी साबित होनी है, कोर्ट में मामला चलेगा, हाँ, और इनके खिलाफ मामला ही नहीं चलेगा, हाँ। नहीं देखिए, इस देश में ये तो सौतेला व्यवहार, ड्यूअल तरीके से चीज़ों को देखना, एक समाज के लिए तो उसके शरीयत में अगर सरकार के मारना लिखा है तो वो हो भी रहा है, खाली बात नहीं हो रही, मार भी दिए गए लोग। और दूसरे के लिए ये भी कहना कि आपने जो बोला ये गलत है, इससे मेरे को भावना को हर्ट होता है, आपको ये नहीं कहना चाहिए था, माफी तो मांगो, और वो आके बोले कि नहीं। तो मुझे ये लगता है कि सेकुलरिज्म एक ऐसी ताली नहीं है जो एक हाथ से बच सकती है, भाईचारा एक ऐसी गाड़ी नहीं है जो एक पहिए पे चल सकती है। चलाने की कोशिश बरसों से की जा रही है, गिरेगी, नहीं चल पाएगी। ऐसा असंभव है कि आप ये सोचो कि आपके लिए अलग मापदंड और हमारे लिए अलग मापदंड, ये कभी भी संभव नहीं है। आप हमारे देवी देवताओं की गंदी फोटो बनाएं, उनके भद्दे वीडियो बनाएं, उनके बारे में गंदी बातें बोलें, और आप ये बोले कि आपसे सवाल भी किया जाए तो आप ये बोले मेरे पे हमला हो गया, और दूसरी तरफ आप सर काटने की बात करें, हत्याओं की बात करें। इतनी ओपन सोसाइटी बनानी है तो बनाइए ना, हमसे ओपन कौन होगा?
फिर कर, लेकिन सबके लिए समान होना चाहिए, सबके लिए एक ही जैसे। ये भारत में नहीं हो रहा है और इसी का आक्रोश, इसी का घुटन, इसका एक ये व्यवहार की सोतेला व्यवहार हो रहा है बहुसंख्यक समाज के साथ। ये एक भावना जरूर हम सबके मन में बढ़ रही है। मोहम्मद जुबैर, मुझे लगता है कि जो सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल की बात जस्टिस सूर्यकांत और पार्टीवाला ने की थी, वो नुपुर शर्मा ने मोहम्मद जुबैर सिंगल हैंडेडली इस पूरे घटनाक्रम के लिए और उसके बाद जो इफेक्ट हुआ है उसके लिए मतलब जिम्मेदार है। आज भी सॉलिसिटर जनरल, वो सीतापुर वाला जो केस की सुनवाई हो रही थी, उसमें उन्होंने एक टिप्पणी की कि बात सिर्फ एक ट्वीट की नहीं है, बात इस आदमी के क्रिमिनल बैकग्राउंड की है कि इसके पीछे और कौन सा षड्यंत्र है कि एक आदमी बैठा बैठा 56 देशों के राजनयिक संबंध जो है उसमें हलचल मचा देता है और वो भारत पे टिप्पणी करने लगते हैं। आज जर्मनी ने भी परसों जुबैर वाले मामले पे एक ज्ञान दिया है कि नहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए फलाना ढिमका। भारत ने उनको थोड़ा सा थपकी भी दी है कि अपने काम से मतलब रखो। ये पूरा तंत्र जो है ये किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकला हुआ है? देखिए, जुबैर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जुबैर एक टूल है, उनके लिए ये टूल इम्पॉर्टेंट है। जुबैर के साथ कुछ भी होगा उसको बड़ा बना के दिखाना, दुनिया भर में उस मुद्दे को बनाना, उसके लिए बड़े बड़े वकीलों का खड़ा होना, पत्रकारों का, मीडिया का बोलना, उनका लक्ष्य तो एकमात्र है भारत में इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना। जुबैर जो भी काम कर रहा है वो भारत में मुसलमानों को प्रवोक करके आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट होना शुरू हो और बाद में जिहाद के लिए लड़के और लड़कियां लड़ाई शुरू करें इस देश के अंदर, इसी एकमात्र एजेंडा से काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन वो इस पूरे गेम की केवल एक कठपुतली मात्र है। वो अपनी कठपुतली तक को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाकर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसको मरने के लिए छोड़ रहे हैं। लेकिन क्या ये जुबैर ने कर दिया? नहीं। जुबैर को जो लोग करवा रहे हैं उसकी फंडिंग कौन कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि जुबैर के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। अब तो ईडी जांच कर रहा है दुनिया के अलग अलग देश। वो पैसा देने वाला किस काम का पैसा? पाकिस्तान में बैठा आदमी भारत में एकता के लिए पैसा दे रहा है क्या? सीरिया में बैठा आदमी भारत में एकता के लिए पैसा दे रहा है क्या? इस देश को बनाने के लिए पैसा दे रहा है क्या? कैसे सुप्रीम कोर्ट 2 दिन के अंदर उसका केस सुन लेता है? कैसे आज तक सुप्रीम कोर्ट के जज ने उस लेवल की टिप्पणी जुबैर के लिए नहीं करी जिस लेवल की टिप्पणी नुपुर के लिए कर दी है? वो भावना कहाँ है? तो ये असली गंभीर सवाल है कि वो बॉलीवुड, वो पत्रकार, वो नेता और वो जज जो नुपुर के लिए मापदंड रख रहे हैं वो जुबैर के लिए मापदंड नहीं है, वो महुआ के लिए मापदंड नहीं है। और उसके बावजूद ये दिखाने की कोशिश करना कि देखो एक और मुसलमान फंस गया, एक और इस देश में कोई अत्याचार हो गया। ये सब इस्लामिक जिहाद के टूल हैं। भारत में मुस्लिम युवाओं को प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है और ये इस पूरे गेम का हिस्सा है। जुबैर का भी वही लक्ष्य है, पाकिस्तान में जुबैर को पैसा देने के लिए जो बैठा है उसका भी वही लक्ष्य है, और भारत में कोई पत्रकार अगर उसके समर्थन में ट्वीट कर रहा है तो जाने अनजाने उसका भी वही लक्ष्य है। अमरावती हो या फिर उदयपुर हो और फिर किशन भरवार की भी जो हत्या हुई थी इसी साल, सब में एनआईए ने बाहरी हाथ होने की बात की है। उन्होंने कहा है कि इसमें आईएसआई इन्वॉल्व हो सकती है, इसमें पाकिस्तान के हैंडलर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये सारी बात हम कितना भी अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ ले लें, लेकिन इस बात को हम नहीं झुठला सकते कि यहाँ हर एक नाजिम, हर एक यूसुफ जो है एक चलता फिरता पोटेंशियल टेररिस्ट है जो होम ग्रोन है। उसका अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन हो या ना हो, वो किसी मूल्य की आवाज़ पे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इस बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान की औकात क्या बची है? कितना कर लेगा पाकिस्तान? मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान में भी आतंकवाद के लिए पैसा भारत में कुछ लोग बैठे होंगे जो पहुंचा रहे होंगे। तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता अगर घर के बगल में बैठा हुआ पड़ोसी गद्दारी ना कर रहा हो तो। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान हो, आईएसआईएस हो, अलकायदा हो, इनको एनेबल कौन कर रहा है भारत के अंदर? वो बात वहीं पर ही आती है कि आपके साथ बैठे हुए व्यक्ति की अगर नीयत वो जाकिर नाइक के वीडियो रोज सुन रहा हो, उसी के आधार पे प्रवोक हो रहा हो, तो इसमें पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान तो खुद की लंका लगा चुका, खत्म है पाकिस्तान। आतंकवाद के कारण अपने एक दूसरे को मारेंगे, तालिब अफगानिस्तान की हालत खत्म है। वो भारत का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और इसमें वो लोग फिर से, अजीत भाई, फिर से और बार बार मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो लड़का जिहादी बन रहा है हो सकता है प्रोपेगेंडा का शिकार होकर बन रहा हो, जो आतंकवादी बन रहा है हो सकता है उसके मदरसे में या उसकी कहीं वीडियो में या उसको किसी में, लेकिन जो बॉलीवुड का कलाकार, जो इस देश का नेता और जो इस देश का पत्रकार
मुसलमान डरा हुआ है, बोल रहा है। इस हर हत्या का, आतंकवाद का असली जिम्मेदार वही है, क्योंकि वही ये माहौल तैयार कर रहा है कि इस देश में जिहादियों का रिक्रूटमेंट शुरू हो और ऐसा माहौल बने जिसमें इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ने की जगह मिले। एक अचानक से उदयपुर वाला जब कांड होता है और उसका वीडियो भी जो बाहर आ जाता है, तो एक क्षमा याचना की एकदम मतलब एक समुद्र सा उमड़ पड़ा है कि जिसको देखिए और जिससे हम कभी आशा नहीं करते थे वो भी क्षमा मांग रहे हैं। जमीयत ने मांग लिया, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने मांग लिया, बरेलवियों ने तो फतवा जारी कर लिया कि नहीं नहीं ये सब गलत हो रहा है, अगर मारकाट हो रहा है तो। आतंकियों की जो वकालत करते थे लोग, उनके समर्थन में मूक समर्थन देते थे या मुखर देते थे, उन्होंने भी जो है मतलब पूरा गैंग देखिए, आरजे साइमा हो गया, सबा नकवी, राना अयूब, आरफा खानम, सब ने एक सुर में जो है क्षमा मांगी है। अब इस क्षमा मांगने के पीछे क्या वही बात है जो मैंने आपको पहले प्रश्न पूछा था, क्या ये एक डोमिनो इफेक्ट है कि उन्होंने शुरू तो किया था, उसके बाद उनके मेरा नहीं मानना, कंट्रोल हो से सकता है कि बाहर हो गया। आपकी ये बात सच हो, पर अभी जो मुझे लग रहा है ये पार्ट ऑफ द गेम है। ये लोग एक मारेगा, एक उसके लिए एक वकील देगा, दूसरा उसके परिवार के लिए सिंपैथी क्रिएट करेगा, तीसरा आके बोलेगा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ये एक्सेप्शन है। ये तो इन्होंने गलत कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता, ये एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं होता, ये एक्सेप्शन है। यस, तो फिर आई अशेम्ड टू बी अ मुस्लिम के पोस्ट कहाँ है, प्लेकार्ड नहीं आते, हाँ, जो कि झूठे मामले में भी तुरंत लेकर खड़े हो जाते हैं, वो कहाँ है? तो फिर वो जुम्मे के नमाज के बाद सड़कों पे भीड़ क्यों नहीं निकली कन्हैया लाल जी की हत्या के खिलाफ, उमेश कोले जी की हत्या के खिलाफ? अगर आप सब लोग इसके खिलाफ हैं तो आपको तो मैं एक सिंपल सी एक बात है, जैशे मोहम्मद नाम रखा संगठन का और बम फोड़े, निर्दोषों की हत्याएं करी, कत्लेआम किया, इसमें इस्लाम का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? और अगर हुआ तो इसके खिलाफ फतवा कहाँ है? अगर हुआ तो इसके खिलाफ आप सड़क पे क्यों नहीं उतरे? क्योंकि इससे बड़ा अपमान मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से इससे बड़ा अपमान, जो भी आप कहते हैं गुनाह या जो भी आप कहते हैं ब्लेस्फेमी, जो भी आप वर्ड यूज करते हैं, इससे बड़ा कैसे हो सकता है कि आपने एक आतंकवादी संगठन का नाम जैशे मोहम्मद रख लिया, मोहम्मद साहब के नाम पे आपने आतंकवादी संगठन बना लिया और अपमान नहीं हुआ धर्म का? तो इसका मतलब आपकी कथनी और करनी में झूठ है। जब आप एक्सपोज हो गए, खुलेआम वीडियो सामने आ गया, तो 4 दिन आप बोलोगे नहीं 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 ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हो? इसके खिलाफ आप क्या कर रहे हो? क्या आपका आक्रोश उसी लेवल का है जिस लेवल का आक्रोश आपका तब था जब आपने कठुआ कांड पे झूठ बोलना शुरू किया था? वरना आप गेम का हिस्सा हो, आप बेवकूफ बना रहे हो, आप खेल रहे हो लोगों के दिमाग के साथ, और आप चाहते हो कि ऐसी और हत्याएं होती रहें और आप अपने मगरमच्छ के आंसू 2 दिन के लिए बहाते रहें। तो मैं इनमें से किसी पर भी जो ये बोल रहा है कि ये गलत हुआ है, जब तक उसका एक्शन मैच नहीं करेगा उसकी बातों से, तब तक भरोसा करने को तैयार नहीं हो। इस कथन पे ध्यान दीजिए कि जिसे हिंदू समाज या विश्व कट्टरपंथ कहता है, वो वस्तुतः उनकी सामान्य जीवन शैली है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल थी, उन्होंने 2 साल पहले की बात है, फिर फ्रांस के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी जब वहाँ पे सैमुअल पेटी की हत्या हुई थी तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये इस्लामिक टेररिज्म है। नॉर्मली जो राजनयिक पार्लांस है उसमें हम बोलते हैं रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, उन्होंने रेडिकल शब्द हटा के सीधा बोला कि इस्लामिक टेररिज्म है। क्या आप ये जो कथन है उससे सहमत हैं कि कट्टरपंथ जिसे हम कहते हैं वो वस्तुतः उनकी जीवन शैली है? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ अजीत भाई कि इस्लामिक टेररिज्म तब तक कोई खतरा नहीं है जब तक उसको सो कॉल्ड लिबरल और कम्युनिस्ट का कवर नहीं मिला हुआ। यूरोप इसकी कीमत चुका रहा है, अमेरिका इसकी कीमत चुका रहा है और भारत इसकी कीमत चुका रहा है। आतंकवाद जब आतंकवाद के रूप में सामने आता है, अपनी रॉ फेस में सामने आता है और उसका कड़वा सच लोगों के सामने होता है, तो उसको समाज और सरकारें कुचलती हैं, उसको ख़त्म करती हैं। लेकिन जब आप उसको वामपंथ, लिबरल और इस प्रकार का ये जो पूरा गैंग है, इसको ये पॉलिश करता है, कवर करता है, जस्टिफाई करता है, एक अत्याचार के बदले में किया हुआ एक्ट बताने की कोशिश करता है, तो हमारी लड़ाई किससे, हमें ये समझना होगा। ये जीवन शैली भी अगर है तो भी बदली जा सकती है, अगर इसके बारे में खुलकर संवाद हो, चर्चा हो। भारत में जिसका भी अतीत भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है, हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है, उसका दिमाग इतना बंद नहीं होगा कि खुल के चर्चा हो तो वो ठीक ना हो जाए। एक जनरेशन में, 2 जनरेशन में समझ में आएगा सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन हिजाब जैसे के पक्ष में बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएं, यानी कि आप कबीलाई मानसिकता को जस्टिफाई कर रहे हो और मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये जो झूठ है, असली दुश्मन ये हैं जो सो कॉल्ड लिबरल, कम्युनिस्ट, वामपंथी
विचारधारा जो कवर कर रही है जिहाद को, नरसंहार को, हत्याओं को जस्टिफाई कर रही है, पॉलिश कर रही है, जब तक ये है तब तक ये यूरोप हो, अमेरिका हो या भारत हो, जब तक इस बारे में बात नहीं होगी इसका कारण क्या है, ये हो क्यों रहा है, इसने अब तक कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने बेगुनाह मारे गए हैं और आगे कैसे रोकना है, जब तक संवाद को रोका जाएगा और कवर किया जाएगा तब तक हम असली दुश्मन से बात ही नहीं कर रहे, असली दुश्मन को पहचान ही नहीं रहे हैं। ये घटना एक तरफ से राजनीतिक नहीं, इसलिए मैं आपसे मतलब राजनीतिक या पार्टी से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा है, मोदी जी ने ट्वीट नहीं किया, ये सब। मैं एक नागरिक के रूप में आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या सरकार को, जैसे कि बहुत प्रेशर बना है पिछले मुझे लगता है 4-5 सालों में, तब जाके होम मिनिस्ट्री ने दोनों ही मामलों में HMO इंडिया के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया है, लेकिन फिर भी गृह मंत्री के पर्सनल हैंडल से या प्रधानमंत्री जी के पर्सनल हैंडल से ये सब में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं है। आप चाहें तो आप भाजपा से जुड़े हुए हैं तो इस प्रश्न को आप जाने देना चाहें तो नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देश का शीर्ष नेतृत्व क्या इस्लामिक जिहाद की गंभीरता को समझता है और उसको ख़त्म करना चाहता है? हाँ। क्या उनको ये मालूम है कि इस वक्त लड़ाई कितने मोर्चों पर हो रही है और किस तरह से हो रही है और उससे कैसे लड़ना है, कैसे उसको ख़त्म करना है? हाँ। तो क्या उस समझ के साथ उनको इस वक्त ये ज़रूरी लगता है कि वो व्यक्तिगत बोले या सरकार और प्रशासन की शक्ति से उस नेटवर्क को ख़त्म करने का काम करेंगे? निर्णय वो करेंगे, क्योंकि उनकी जगह पे ना आप बैठे हो ना मैं बैठा हूँ उनकी जगह पर। तो मुझे लगता है कि एक समाज के नाते हम लोग रोज़ अपने नेतृत्व के सही होने या गलत होने के तराजू में उसको बैठा कर रखें, और जबकि लड़ाई पूरे समाज के अस्तित्व की हो, जबकि लड़ाई जीने और मरने की हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये शल्य मानसिकता को जब तक कि प्रमाण के साथ ना मिले कि हमारे तो खिलाफ ही है कुछ, तब तक मुझे लगता है कि एक धर्म, एक समाज, एक राष्ट्र के नाते हमको ये समझना होगा कि जो व्यक्ति जहाँ पे बैठा है, इतना क्या हमें विश्वास है कि उसको इस्लामिक जिहाद या भारत के शत्रुओं की गंभीरता का एहसास है, उससे लड़ने के लिए कटिबद्ध है और लड़ रहा है क्या? अगर ये एहसास है तो फिर भरोसा करना चाहिए कि वो जो कदम उठा रहे हैं वो अपनी जानकारी के हिसाब से उठा रहे हैं, शायद वो जानकारी हमारे पास ना हो, और फिर एक साथ समाज और राष्ट्र के तौर पर नेतृत्व के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि युद्ध में है, सामान्य परिस्थितियों में नहीं है कि एक दूसरे से ही लड़ने लग जाए, एक दूसरे को कमजोर करने लग जाए। युद्ध में है तो युद्ध की मानसिकता के साथ नेतृत्व के पीछे समाज को जिसको हमने खुद ही जिम्मेदारी दी है उसके पीछे हम लोगों का खड़ा होना, मुझे लगता है राष्ट्र धर्म है, ये मेरा मानना है। और इसमें पत्रकार के नाते या सवाल उठाने वाले उसके नाते वो आपका भी धर्म है कि आप उन चीज़ों को अपने हिसाब से पूछते रहें जो आपको सही लगती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हमें ये पता हो कि एक शत्रु है और लड़ने के लिए हमने किसी को जिम्मेदारी दी हुई है। अब हम उस पर कितना भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, इसी से उनको लड़ने की शक्ति मिलेगी या कमज़ोर होंगे। विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या संघ के सामान्य कार्यकर्ता हो, ये सब एक तरह से पहली सुरक्षा पंक्ति के रूप में काम करते हैं। कहीं पे भी कुछ होता है, मेरे भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं होता है तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो तुरंत फर्स्ट रिस्पॉन्डर कह लीजिए या पहली सहायता, कानूनी सहायता भी दिलवाएंगे, केस फाइल करवाएंगे। विश्व हिंदू परिषद ने हाल ही में आज ही या कल ट्वीट करके एक पूरा हेल्पलाइन जारी किया था कि इस नंबर पे इस ज़िले के लोग हैं, आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप वो करें। लेकिन क्या होता है कि कुछ घटनाएं राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनती हैं, कुछ नहीं बनती, अधिकांश नहीं बन पाती हैं। इस प्रयास को भी, जो कि मूलतः प्रशासन का कार्य होना चाहिए, कि अगर आप इस तरह की हिंसा का शिकार हो रहे हैं तो ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। देखिए, नंबर हमेशा रहता है, सबको पता है, NDRF है, फलाना है, ढिमका है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो फिर से नंबर फ्लैश किया जाता है। तो हम ये ना कहें कि 100 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये वो, उससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि नहीं, प्रशासन एक्टिव है, वो हमारी मदद करना चाहते हैं। जब हम ये मांग करने लगते हैं तो एक सेक्शन ऐसे इस्लामोफोबिया बताने लगता है। हाल ही में हिंदू लाइव्स मैटर का हैशटैग चला था, टाइम की एक चिरकुट मुस्लिम पत्रकार है, कोई सानिया मंजूर या ऐसे करके है, उसने बोल दिया कि एक डेंजरस स्लोगन है। नहीं, इसके बारे में तो मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ, टाइम ने एक कश्मीरी मुस्लिम से, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार खुद एनेबल करवाया या उसके विटनेस रहे, मूक रहे, समर्थन किया, उससे हिंदू लाइव्स मैटर डेंजरस है ये लिखवाया। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप हिटलर से एक आर्टिकल लिखवाओ कि जूज लाइफ मैटर, ये डेंजरस है, और ये एक अपराध है जो टाइम ने किया है। ये
एक बेशर्मी है। और मुझे लगता है कि अमेरिकन समाज में इस्लामिक जिहाद को कवर करने वाला जो लिबरल वामपंथी गैंग है वो शायद इतना भारत में इतना मजबूत नहीं हुआ जितना वो अमेरिका में अपने ही देश और अपने ही राष्ट्र के प्रति, अपने नागरिकों के प्रति उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। एक प्रश्न है कि क्या आपको वृहद हिंदू समाज भयाक्रांत दिख रहा है अभी, क्योंकि कई हिंदू यूट्यूबर्स को प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष से उनके कमेंट में ये सब में आपको भी लाइफ थ्रेटनिंग ये मिला, मधु किश्वर जी को मिला, एक साइबर सिपाही है उसके तो घर के आगे पीछे रेकी करते हुए लोग देखे गए, और बाकी भी हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह की चर्चा करते हैं कि नहीं हमें आज 10 लोगों ने धमकाया इस तरह के। क्या ये जो भय का माहौल है वो विस्तार पाता जा रहा है? जो एनआईए ने भी आज बोला है उमेश कोल्हे केस में कि उनका पर्पस यही था कि हम एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एकदम फेयर में जो है लपेट दें कि वो डरे डरे रहे। तो क्या आपको लगता है कि समाज डरा हुआ है, या मतलब थोड़ा सा तो सजग हो रहा है कि यार कोई हम जाएंगे मार देगा? हिला हुआ है, समाज हिला है। क्योंकि देखिए आतंक का एजेंडा आतंकी होता है, दहशती होता है, एक को मारो लाख को डराओ। क्योंकि कभी भी वो अगर वो रोज भी 100 लोगों को मारेंगे तो साल में 30,000 लोगों को मारोगे, सबको तो मार नहीं सकते। और इसका प्रतिकार नहीं होगा, ऐसा भी संभव नहीं है समाज के द्वारा, सरकारों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। लेकिन एक को मारकर इतना डरा दो कि दूसरा बोले भाई कुछ लिखियो मत, भाई कुछ बोलियो मत, यार पता नहीं कौन आके मार के चला जाए। ये भय उनका एजेंडा है। अब हम डरेंगे तो उनके एजेंडा को सफल करेंगे। चिंतित होना बहुत जरूरी है। समाज हिला है क्योंकि बड़े विभत्स, किसी भी सभ्य समाज को, कोई भी सभ्य समाज हिलेगा इस प्रकार के घटनाक्रमों से। लेकिन मेरा ये मानना है कि डर को तो आसपास फटकने भी नहीं देना है। सजगता, प्रतिकार, ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए सबसे पहले तो ऐसे परिवारों के पीछे एकदम खड़ा हो जाना जिससे कि लोगों को लगे कि कोई कमजोर नहीं है, कोई अकेला नहीं है, कोई टूटेगा नहीं। और इसके बाद जो आपने बात की कि हम इस चीज को स्वीकार लें कि ये चुनौती है। तालिबान अब दरवाजे पे खड़ा है, तो तालिबान अगर दरवाजे पे खड़ा है तो कोई भी राष्ट्र या धर्म या समाज अपनी रक्षा तालिबानी मानसिकता से करने के लिए किस प्रकार से सजग होता है? क्या केवल प्रशासन के भरोसे, क्या केवल सरकार के भरोसे, या जो विश्व हिंदू परिषद ने किया कि अपनी भी आपस में हेल्पलाइन दो, एक दूसरे के भी संपर्क में आओ, कानूनी मदद की भी तैयारी करो, आर्थिक मदद की भी तैयारी करो, और किस प्रकार से स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है भारत के संविधान के दायरे में, इस बारे में चिंतन और मनन पूरे देश में आवश्यक है। क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा और ये आखिरी बार नहीं हो रहा। भारत ने इस प्रकार का आतंक बार बार देखा है और हम जब भयातीत नहीं हुए इसीलिए हमने बार बार हराया भी है। तो डरने का कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, और डरने वाला बच जाएगा इसका कोई उदाहरण भी नहीं है। अंत में क्या आपके निजी जीवन पर इसका कुछ प्रभाव पड़ता है जब इस तरह की चीज़ आती हैं और डायरेक्ट थ्रेट कॉल्स आते हैं? जैसे परिवार के लोग और अपने मित्र जो होते हैं वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि तुमको क्या पड़ी हुई है भाई, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? मुझे तो खूब, मतलब मेरे दोस्त या घर वाले या अन्य लोग ये कहते हैं कि तुम ही को क्या पड़ा हुआ है भाई, बाकी लोग की तरफ रहो, अपना पैसा कमाओ, जीवन जियो। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए चिंता तो होती है। मेरी माँ बहुत चिंतित है, मेरी वाइफ बहुत चिंतित है। तो कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को पता ही ना लग पाए कि इस प्रकार का कुछ चल रहा है, इस प्रकार की कोई खबर आई है टीवी पे कि धमकी मिली, ये मिली, घर में इस बारे में टीवी उस वक्त ना चले, चर्चा ना हो। तो ऐसा नहीं है कि चिंता जरूर है, बहुत ज़्यादा चिंता है, लेकिन क्योंकि ओवर द ईयर से कई बार हुआ, बार बार हुआ, तो कहीं ना कहीं ये भी होगा कि हाँ होएगा, ये जीवन का हिस्सा है। जिस दिशा में चल चुके हैं इस दिशा में शायद ये उसका बाई प्रोडक्ट है जो हम लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं कन्हैया जी के घर पे जाऊंगा तो किसी के तो पेट में दर्द होगा। कोई तो ये कहेगा कि अगर इसको रास्ते से हटाओ, कोई तो कहेगा जिस भारती को रास्ते से हटाओ, ये सवाल पूछो, जुडिशरी से सवाल पूछ लिया, इसको चुप करा दो, शायद देश में कोई ना। तो ये जो है इसी वातावरण में हम लोगों को, लेकिन हाँ परिवार इसकी कीमत चुकाता है, मानसिक तौर पर भी कीमत चुकाता है, और भी बहुत सारे समय के तौर पर भी कीमत चुकाता है। तो ये एक निर्णय है जो हम सब लोग करते हैं। आपने लिया, अपने लिए निर्णय लिया, डेफिनेटली दूसरा रास्ता तो सभी के पास ही है। कन्हैया जी का वीडियो देखो और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में लग जाओ, या उसका थोड़ा सा दुख झेल लो, तो वो विकल्प सबके पास है। पर हमारे समाज में अब ये विकल्प जितने कम लोगों के पास बचा है, शायद उसकी गंभीरता को हमें अंदाजा नहीं है। ये विकल्प छोड़ना ही हमारे अस्तित्व के लिए एकमात्र रास्ता बचा है। कपिल जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू अजीत भाई। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे कि मैं गर्व महसूस करता हूँ
आपके बात करने के तरीके, सवाल उठाने के तरीके पे शायद इस पूरी दुनिया में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को लेकर, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बहुत लोगों को ये बात खराब लगेगी, मेरे दोस्तों को भी खराब लगे शायद, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, न्याय व्यवस्था की जवाबदेही सुनिश्चित हो और उसके मापदंड पारदर्शी हो जो समाज को समझ में आए, इसके बारे में जिस बेबाकी से आप भारत में आवाज़ उठा रहे हो, पूरी दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इस प्रकार की आवाज़ उठाते हैं। मुझे नहीं पता इसकी क्या कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, लेकिन इसको मैं एडमायर करता हूँ और गर्व करता हूँ आपके ऊपर। धन्यवाद। थैंक यू।